अस्सलाम वालेकुम, सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं उरूज फातिमा। ए वो जात जो हर शय पर कादिर है, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी साहबजादी सैयदा ताहिरा सिद्दीका खातून जन्नत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन सुम आमीन। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को एक और झटका। बीएनपी मेंगल ने हुकूमत से इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान कर दिया। अख्तर मेंगल ने कहा, पीटीआई से इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूं, ऐवान में मौजूद और अपनी बात करते रहेंगे। पाकिस्तान स्टील की निजकारी करके हजारों लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। अफसोस की बात है कि यहाँ उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तजियाकार मोहम्मद मेहदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मेहदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, बीएनपी ने भी अब अलहदगी का ऐलान कर दिया है। क्या आप समझते हैं कि मुश्किलात होंगी बलूचिस्तान में हुकूमत के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि मेंगल साहब जो है बलूचिस्तान हुकूमत का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन सेंटर के अंदर जो उनके वोट हैं वो पिछले बजट तक जो थे वो हुकूमत पाकिस्तान के पलड़े में थे। अगर ये वोट अब ना उनके पलड़े में रहे तो फिर बजट को पास कराने के लिए थोड़ी सी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। लेकिन हमें एक बात को जहन में रखना चाहिए कि बलूचिस्तान की पार्टियां और अख्तर जान मेंगल साहब भी इस किस्म की बातें करते रहते हैं और उन्होंने ये बातें पहले भी की थी और उनकी पार्टी के मेंबर सूबाई असेंबली और बहुत सीनियर मेंबर सनाउल्लाह बलूच भी ये बातें करते रहे हैं, लेकिन फिर वो अपनी बातों से बाद में दोबारा रुजू कर देते हैं और वो वापसी का सफर इख्तियार करते हैं। तो अभी देखना पड़ेगा कि हुकूमत पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होती है, वो इसे कैसे टैकल करती है। क्योंकि बजट पर हमने हमेशा देखा कि जो भी हुकूमतें मुख्तलिफ पार्टियों के साथ मिलकर बनती है तो उसको थोड़ी सी दिक्कत पेश आती है, क्योंकि वो पोलिटिकल पार्टियां उस वक्त बार्गेनिंग पोजीशन के अंदर होती है। और हमने देखा कि इमरान खान साहब जो है वो इसीलिए सिंध के दौरे पर भी गए और M2M और GDA से मुलाकात। तो ये खास टाइम होता है। अगर आपको याद हो तो जो 2 तिहाई अक्सरियत वाली हुकूमतें भी थी वो भी अपने MNA से इस मौके के ऊपर मुलाकात किया करती थी। तो अभी कबल वक्त है ये कहना कि ये फैसला हो चुका है। बहरहाल अगर ये फैसला हो जाता है तो हुकूमत के लिए जो पहले ही बहुत माइनर सी पोजीशन के ऊपर कौमी असेंबली में खड़ी है, मुश्किल में इजाफा हो जाएगा। मोहम्मद मेहदी साहब, आप भी हमारे साथ रहिएगा। अपने नाज़रीन को बता दें कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को एक और झटका। बीएनपी मेंगल ने हुकूमत से इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान कर दिया। अख्तर मेंगल कहते हैं, पीटीआई से इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूं, ऐवान में मौजूद और अपनी बात करते रहेंगे। पाकिस्तान स्टील मिल की निजकारी करके हजारों लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है, यहां उनकी आवाज ही सुनने वाला कोई नहीं। पाकिस्तान स्टील की निजकारी करके हजारों लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। नौकरियां देने का वादा किया गया, नौकरियां देना दरकिनार, यहां पर लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त बाकायदा तौर पर खात्मे का ऐलान करते हैं, ऐवान में मौजूद और अपनी बात करते रहेंगे। जबकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं। बीएनपी मेंगल ने हुकूमत से इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान कर दिया। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस DGI के मुताबिक कौमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। शुरका ने अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात में कमी पर इत्मीनान का इजहार किया है, जबकि भारतीय जारियत और इश्तियाल अंगेजियों पर भी तफसीली बातचीत की गई है। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। DGI के मुताबिक कौमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शुरका ने अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात में कमी पर इत्मीनान का इजहार किया, जबकि भारतीय जारियत और इश्तियाल अंगेजियों पर भी तफसीली बातचीत की गई। एक बार फिर आपको बताते चलें कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बड़ा झटका लगा है। बीएनपी मेंगल की सूरत में बीएनपी मेंगल ने हुकूमत से इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान कर दिया। अख्तर मेंगल ने जो कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। बड़े हमें कहते थे, लेकिन हम ना समझते, उनकी बात नहीं समझते थे। कहते थे, बाबूजी धीरे चलना, बड़े धोखे इस राह में। तो हमारी पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के कई इजलास हुए, हमने याद दहानी भी कराई इत्यादियों को।
उनको शायद हमारी जरूरत नहीं थी। तो आज बाकायदा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के फैसले की तवज्जो से पीटीआई से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहादी खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूं। सीनियर तज्जियाकार मोहम्मद मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर बात करेंगे। मोहम्मद मेहदी साहब, बहुत सारे मामलात हैं बीएनपी के भी और दीगर बलूचिस्तान हुकूमत के भी मामलात हैं। बलूचिस्तान की हुकूमत की जानिब से भी आपने देखा कुछ अर्सा पहले नाराजगी का इजहार किया गया और फिर बजट से पहले ही कुछ तहफुजात का इजहार किया गया। तो क्या मामलात किस जानिब जा रहे हैं? देखिए, बलूचिस्तान की जो हुकूमत है वो किसी कोई सियासी जमात पे तो खड़ी नहीं है। एक अचानक ही एक पार्टी नमूदार हुई और उसके अंदर कुछ बड़े खानदानों ने शमूलियत कर दी और वो एक दूसरे के हरीफ है और सब जो है वो वजीर आला बनने के। जो स्पीकर साहब है अब्दुल कुद्दूस, जो उन्होंने पिछले दिनों जो है आपको याद होगा बहुत ये उठाए रखा आलम कि जाम कमाल साहब की हुकूमत को खत्म करना है, लेकिन अचानक पता चला कि उनकी सुलह हो गई। लेकिन ये जो सुलहें होती हैं ये आर्जी और वक्ती होती हैं। इसी तरह हमने देखा कि जो पीटीआई के प्रेसिडेंट है रिंद साहब बहुत ज्यादा मुखालिफ रहे जाम कमाल साहब के, लेकिन फाइनली वो वजीर तालीम बन गए बलूचिस्तान में, लेकिन वो खुद भी वजीर आला के उम्मीदवार हैं। तो इस तरह के वहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो उम्मीदवार हैं और वो जाम कमाल साहब को नहीं मानते। और ये सियासी जमात बुनियादी तौर पर कोई सियासी जमात तो है नहीं। अगर आज हुकूमत खत्म हो जाए तो ये जमात भी साथ ही तहलील हो जाएगी, जैसी इस तरह की जमातों का हाल होता है। तो इसलिए वहां पर एक परेशानी जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है, क्योंकि ये सारे लोग जो हैं ये सारे लोग अपनी अपनी सीटें भी नहीं जीत सकते हैं। ये जिस तरह जितवाया गया और जिस तरह के मामलात है, तो जो असल लोग हैं वो तो इस इलेक्शन के अंदर उनको तो हरवा दिया गया है। तो अब ये बहुत सारा मसला है। और अगर आपको याद हो तो नवाब अकबर बुस्ती ने अपने आखिरी इंटरव्यू में कहा था कि यहाँ पे अरेंजमेंट होती है। तो इस दफा की अरेंजमेंट में ये लोग के हो सकता है अगली अरेंजमेंट के अंदर अख्तर जान मैंगल साहब हो और वो उस अरेंजमेंट को बहुत जल्दी महसूस कर रहे हो, तो इसलिए उन्होंने मुनासिब समझा हो कि इस वक्त जो है वो इस हुकूमत से अलहदा हो जाए। तो वहाँ बहुत सारी चीजें चल रही होती है। फिर एक थ्योरी ये भी चल रही है कि इस दफा वफाक से चेंज नहीं आएगी बल्कि सूबे से होती भी वफाक की तरफ जाएगी। और हमने पिछली दफा भी देखा कि सेनेट के जब इलेक्शन थे तो बलूचिस्तान के अंदर ही सबसे पहले हवा चली और बलूचिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग की एक हुकूमत मौजूद थी, लेकिन वो सब तो जिसे कहा जाता है बिखर गई और उसके बाद वहां से एक नई सूरत हाल नमूदार हुई और जिसने फिर फाइनली सब कुछ ही तहस नहस कर दिया। इसलिए ये सारी चीजों को माहिरीन जो है जो तजिया निगार हैं वो बहुत अरसे से महसूस कर रहे हैं और बार बार बलूचिस्तान की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ एक ऐसा सेटअप है, ये सेटअप की जो जड़ें हैं वो जमीन के अंदर नहीं है। वो सेटअप जो है मौलक सेटअप है, वो किसी वक्त भी खत्म हो गया तो सारी जमात तहलील हो जाएगी। मेहदी साहब, नाराज रही, एमक्यूएम ने अलहदगी पहले इख्तियार कर ली, क्या वजह है सर? क्या हुकूमत कोई मामला ठीक से डील नहीं कर रही अपने इत्तेहादियों के साथ? देखिए, बात यह है कि हुकूमत के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और हुकूमत जो है वो बुनियादी तौर पे खुद एक पेज पे नहीं है। और इसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि जो तहरीक इंसाफ के दूसरे बड़े लीडर समझे जाते थे और हुकूमत साजी में जिनका बड़ा रोल समझा जाता था जहांगीर तरीन साहब का, उनके साथ जिस किस्म के मामलात हमने देखे अभी चले और जिस तरह वो पाकिस्तान से चले गए, तो इसका मतलब है कि हुकूमत के अंदर पीटीआई के अंदर जो है वो एक ऐसा निज़ाम नहीं है कि वो एक लीडर का निज़ाम हो और लीडर के नीचे बाकी पार्टी हो। जब ये निज़ाम अंदर पार्टी में मौजूद नहीं है तो फिर इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात कैसे अच्छे रखे जा सकते? मसलन इत्तेहादियों का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि उनके साथ डील करने वाला ही कोई नहीं है, उनके साथ बात करने वाला कोई नहीं है। अभी पिछले दिनों परवेज इलाही साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि हमें वजीर आजम हमसे क्या मशवरा करेंगे, हम तो 1 साल से उनसे मिले ही नहीं है। तो जहाँ ये सूरत हाल हो वहाँ पे कंफ्यूजन, वहाँ पे ये सारी सूरत हाल फैलती है। और फिर सबसे अहम बात यह है कि तमाम सियासी जमातें ये देख रही हैं कि शायद पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो जब पीटीआई का मुस्तकबिल नहीं है तो वो कभी इधर आ जाने का सोचते हैं, कभी इधर जाने का सोचते हैं। तो एक कंफ्यूजन उन पार्टियों के अंदर भी मौजूद है। और खासतौर पे एमक्यूएम का तो मसला ये है कि एमक्यूएम तो ये समझती है कि जबरदस्ती उनसे कराची को छीना गया है और छीन कर पीटीआई को दे दिया गया है। तो उनका तो असल
तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को एक और झटका लगा है। बीएनपी मैंगल ने हुकूमत से इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान कर दिया है। ऐवान में मौजूद और अपनी बात करते रहेंगे। अख्तर मैंगल ने यह कहा है। पाकिस्तान स्टील मिल की निजकारी पर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हजारों लोगों को बेरोजगार किया गया। अफसोस की बात है कि यहाँ पर उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। जबकि आपको ये भी बताते चले कि कौमी असेंबली में बीएनपी मैंगल की 4 सीटें हैं। बीएनपी मैंगल के सेनेट में 1 रुकन और बलूचिस्तान असेंबली में 10 सीट हैं। मोहम्मद मेहदी साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे, अपने तजिए से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। DGI-SPR के मुताबिक कौमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया है। शुरका ने अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद वाकयात में कमी पर इत्मीनान का इजहार किया है। भारतीय जारहत और इश्तिगाल अंगेजियों पर भी तफसीली बातचीत हुई है। भारत के मजमूम मकासद को नाकाम बनाते रहेंगे। इसी पर बात करेंगे। सीनियर दिफाई तजियाकार जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। सर, भारत की जानिब से जारियत का सिलसिला जारी है, फिर लद्दाख वाला मामला आपके सामने है। आर्मी चीफ ने जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सदारत की, उसमें भी इस मामले पर बातचीत की गई। जी, बहुत अहम स्टेज है इस वक्त जो कॉन्फ्रेंस हुई है, क्योंकि फौज एक तरफ तो कोरोना वायरस में हुकूमत और अवाम की मदद कर रही है और दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पे कश्मीरी जारियत का सामना है। इक्का दुक्का दहशतगर्दी के वाकयात भी हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम चीज है, कल हमारे सारे चीफ थे, सर्विसेज चीफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ स्टाफ कमेटी के साथ मिलकर ISI हेडक्वार्टर भी गए, डिटेल ब्रीफिंग ली और आज वो भी मामला डिस्कस हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लद्दाख में जो कुछ हो रहा है और बाकी इस खत्ते में जो डेवलपमेंट्स हो रही है, पाकिस्तान को डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है। चीन पाकिस्तान का बहुत पुराना और बहुत गहरा और बहुत मजबूत दोस्त है और चीन के साथ हमारे ताल्लुकात हर किस्म के हैं। इसलिए ये कॉन्फ्रेंस में ये बात भी डेफिनेटली डिस्कस हुई है कि लद्दाख का जो किस्सा है कश्मीर से लिंक्ड है और कैसे ये आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान पे क्या इससे इफेक्ट होगा और पाकिस्तान का इस पे रिएक्शन क्या होना चाहिए पाकिस्तान फौज का खासकर। जनरल साहब, इस वक्त जो मामलात हैं, भारत की जानिब से दरअंदाजी का सिलसिला जारी है और बहुत लंबे अरसे से जारी है। भारत इससे बाज भी नहीं आ रहा और फिर सिफारती सतह पर जो कुछ किया जा सकता है भारत के साथ वो भी करते हैं, एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाते हैं। ऐसे मौके पर जब भारत इलाके को एक जंग की आग में धकेलने की कोशिश कर रहा है, तो आप समझते हैं कि सिफारती महाज पर भी मजीद इफेक्टिवली काम करने की जरूरत है? जी, ये तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पिछले साल UN जनरल असेंबली में तकरीर की थी, मेरा अपना ख्याल ये था कि ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव का और पॉलिटिकल ऑफेंसिव का इंटरनेशनली। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे हम थोड़े ढीले नजर आए हैं। इक्का दुक्का बयानात के अलावा हमने कोई एक मजबूत और मरबूत कोशिश नहीं की कि दुनिया के दारोखिलाफों में हर जगह पहुंचकर लोगों से ये बात की जाए, जो थिंक टैंक्स है वहां उनको अपना पैगाम पहुंचाया जाए, ताकि भारत का चेहरा इस तरीके से बेनकाब हो कि कश्मीरियों पर जो मुजालिम ढाए जा रहे हैं और भारत के जो तमाम इक़दाम हैं जिनकी वजह से खित्ते को जो खतरात लाक हो गए हैं, अब चीन को भी ये इक़दाम करने पड़े हैं। तो इसलिए जंग से हम कुछ ज्यादा दूर नहीं है और अगर ये जंग हुई तो इसके जो नताइज हैं वो नताइज भयानक हो सकते हैं। हमें ये चाहिए था कि पूरी दुनिया को इस चीज को समझाते बताते बार बार करने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया का अपने इंटरेस्ट तो है, लेकिन जो दुनिया को जो खतरात का एहसास दिलाना है वो पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी था, ताकि कश्मीरियों के साथ जो भी जुल्म हुआ है वो द लास्ट 70-71 ईयर वो भी दुनिया को सही तरीके से समझ आते। जनरल साहब, एक मामला अफगानिस्तान का भी है। अफगान मुफाहमती अमल पर भी मुसलसल पेशरफ जारी है, जिस पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट कंट्री है और खासतौर पर अफगानिस्तान में पीस डायलॉग्स में पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, अभी हमारे आर्मी चीफ भी गए थे, ISI के साथ हम रात थे, वहां बातचीत हुई है और कहीं अगर कोई मसला था तो उसको दूर करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान का किरदार कभी नहीं, सिर्फ कलीदी नहीं है, पाकिस्तान का ही किरदार है। पाकिस्तान के बगैर ना तो अमेरिका वहां रह सकता है और ना ही अमेरिका वहां से निकल सकता है। ये अमेरिका को भी समझ आ गई है।
और हमारे जो आर्मी चीफ का जो अमेरिका का दौरा था, इसलिए देखिए कि उनकी वहां पर बहुत पजीराई हुई और जिससे उनको ये पता है कि क्या रोल्स हैं, हमारे पाकिस्तान क्या कर सकता है इस खत्ते में और किस तरीके से जो सब कुछ हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान का जो रोल है पॉजिटिव रहा है हमेशा से, चाहे वो खान भाइयों की मदद हो, अफगानिस्तान में अमन का हो और चाहे खिते में अमन का हो। तो ये आज की जो कॉन्फ्रेंस हुई इसमें डेफिनेटली जो चीफ गए थे अफगानिस्तान, उस मसले पर बात हुई होगी और चीफ ने बताया होगा कोर कमांडर्स को क्या बात हुई, किस स्टेज पर क्या मामला आता है। और पाकिस्तान का किरदार मुसलसल बहुत पॉजिटिव रहा है और जिसकी वजह से अफगानिस्तान की अमन की तरफ जो भी पेशकदमी है, ये पाकिस्तान का ही मैं समझता हूँ कि मेन रोल है जिसकी वजह से आज अफगानिस्तान में अमन की बात हो रही है। सही। जनरल साहब ये भी बताइएगा कि भारत ने कश्मीर में जुल्म की शिद्दत बढ़ा दी है, तो खित्ते पर इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे? देखिए, भारत कश्मीर जो है वो भारत की जो तोड़ फोड़ या टूट फूट होनी है भारत की, जो उसका मुकद्दर है, क्योंकि ये इंतहाई गैर फिक्री रियासत है भारत, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कश्मीर है। कश्मीर में जो मूवमेंट चल रही है, वहां के जो कश्मीरी हमारे भाई हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, जिस तरीके से कुर्बानियां दे रहे हैं और भारत के मुजालिम के सामने एक चट्टान की तरह खड़े हैं, ये भारत उसी चट्टान से टकराकर बार बार टकराकर पास हो रहा है। और अगर इससे भारत बाज ना आया और खुदा न खास्ता बात बढ़ी तो पाकिस्तान तो डेफिनेटली इन्वॉल्व है ही है, ये खिता पूरा भी आग लग जाएगी और इस समझना चाहिए, दुनिया को समझाना चाहिए। सर, मगरबी सरहदों पर भी सूरत हाल बेहतर हो रही है, इसका भी जायजा लिया गया। डीजी ISPR ने भी बताया कि इसका भी जायजा लिया गया। सर, मगरबी सरहदों की सूरत हाल और अब बेहतरी की जानिब जा रही है। पाक फौज का किरदार जाहिर है कि बहुत अहम है और पाक फौज की ही वजह से ये तमाम तर मामला है। दूसरा मामला सर, पाक फौज को बहुत सारे मुहाज पर इस वक्त सामना है मुख्तलिफ सूरत हाल का, एक कोरोना भी है उसमें। जी, मैंने अर्ज किया कि पाकिस्तान फौज अल्हम्दुलिल्लाह अपने अवाम की ही फौज है, पाकिस्तान ही की फौज है और ये जो एक टूट रिश्ता है पाकिस्तान की फौज का अपने अवाम के साथ, तो वो एक ऐसा रिश्ता है जिससे पाकिस्तान की फौज इससे लाताल्लुक रह नहीं सकती। तो पाकिस्तान भी फौज भी इन्वॉल्व है, इसमें काम कर रही है। टडी दिल के खिलाफ भी पाकिस्तान की फौज जो है उसमें जो हमारे इंजीनियर चीफ है वो उसको मैनेज कर रहे हैं। तो अल्लाह का ये शुक्र है कि हमारी फौज ने हमेशा ही पाकिस्तान का सोचा है, पाकिस्तान के बारे में बात की है और अपने बहन भाइयों की मदद के लिए हमेशा अपनी जान में कुर्बानी दी है। अब भी देखिए, चाहे कोरोना हो, डॉक्टर्स और जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हो तो डेफिनेटली कुछ कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के साथ मिलकर फौज पाकिस्तान जहां जहां जिस किस्म की जरूरत पड़ी है वो हाजिर हुई है। इसमें हमारे जो बच्चे हैं फौज में, बेटे हैं हमारे, चाहे वो पुलिस में है फौज, वो अपने जानों को दांव पर लगाकर अपने अवाम की मदद के लिए बाहर है। अवाम को चाहिए कि उनकी मदद करें, उनको बात सुने और उनको जो वो कह रहे हैं, उनसे जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ तो मिलकर काम करें। तो पाकिस्तान की भी बेहतरी है, इससे हमारे बच्चे फौज में महफूज रहेंगे, हमारे दूसरे जो सिविलियन बच्चे हैं वो भी महफूज रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब, सीनियर दिफाई तजियाकार, अपने तजिए से हमें आगाह कर रहे थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। सिंध के बजट से नाराज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान बिफर गए। PTI अरकान असेंबली का सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज। PTI अरकान ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। PTI अरकान ने पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के पुतलों पर अलामती तशद्दुद भी किया। आपको बताएं कि सिंध के बजट से नाराज PTI अरकान बिफर गए हैं। PTI अरकान असेंबली का सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज। PTI अरकान का पीपल्स पार्टी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। PTI अरकान ने पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के पुतलों पर अलामती तशद्दुद किया है। ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कदीर राना, बताइएगा। आज बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असेंबली है उन्होंने असेंबली के बाहर जो है एहतजाज किया और जो वज़ीर आला सिंध है मुराद अली शाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के जो पुतले हैं उन पर जो है किया और उन्हें नजर आतिश भी किया गया पुतलों को। और PTI अरकान का कहना है कि एक तो सिंध हुकूमत ने जो बजट पेश किया है वो इंतहाई जो है अवाम दुश्मन बजट है, उससे खुद वो फायदा नहीं होगा। दूसरा, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना।
वजीर खारजा की जेर सदारत मुशावरती कौंसिल बराए उमूर खारजा का इजलास। खित्ते में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर मुशावरत हुई। भारत की हिंदुत्वा पॉलिसीज ने खित्ते के अमन को दाव पर लगा दिया। शाह महमूद कुरैशी ने इस मौके पर कहा, भारत चीन के माबैन कशीदगी में इजाफे का जिम्मेदार भारत खुद है। भारतीय जनूनियत के बायस भारत चीन सरहदी तनाजा खूनी तसादुम में तब्दील हुआ। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाह है, शाह महमूद कुरैशी ने कहा। मुल्क में मोहलिक वायरस के वार मजीद मोहलिक हो गए हैं। 24 घंटों में वबा ने मजीद 136 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए हैं। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 3000 के करीब पहुंच गई है। 24 घंटों में मजीद 5839 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 1,54,000 से तजावुज कर गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से अमवात में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। 24 घंटों में कोरोना की मजीद 136 मरीज दम तोड़ गए, जो एक ही दिन में होने वाली सबसे ज्यादा अमवात हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 2975 हो गई। 24 घंटों में मजीद 5839 केसेस रिकॉर्ड होने से मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 1,54,760 हो गई। पंजाब में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस रिकॉर्ड हुए, तादाद 58,239 तक पहुँच चुकी है। सिंध में कोरोना केसेस 57,868, खैबर पख्तूनख्वा में 19,107, बलोचिस्तान में 8,437, इस्लामाबाद में 9,242, गिलगित बल्तिस्तान में 1,164 और आजाद कश्मीर में तादाद 703 हो गई। NCOC के मुताबिक पंजाब में कोरोना से अमवात की तादाद 1,149 हो गई है। सिंध में 886, खैबर पख्तूनख्वा में 731, बलोचिस्तान में 99, इस्लामाबाद में 90 और गिलगित बल्तिस्तान में 17 अमवात रिकॉर्ड हो चुकी हैं। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 28,000 से ज्यादा कोरोना के टेस्ट किए गए। मुल्क भर में अब तक 9.5 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क में कोरोना के मुतासरा 58,437 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। सज्जाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का दूसरा सेशन। खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड की शर्त 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने की मंजूरी दे दी गई है। चेयरमैन FPR ने कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि रवा माली साल अब तक 3,700 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा हो चुका है। कामरान चौधरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानेंगे। कामरान चौधरी, बताइएगा, सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का दूसरा सेशन, क्या क्या मामलात उठाए गए? बिल्कुल, सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास जो है वो चेयरमैन सेनेट फारूक नाइक की जेर सदारत जो है वो अब से कुछ देर पहले खत्म हुआ है। फाइनेंस बिल में खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड की शर्त 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने की जो तजवीज सेनेट की जानब से लिखी गई थी वो कायमा कमेटी ने मंजूर कर लिया और 1 लाख रुपए की खरीदारी करने पर फाइनेंस बिल के तहत शनाख्ती कार्ड की कापी भी देना लाजम होगी। सेनेटर सलाह महमूद जो है उन्होंने शनाख्ती कार्ड की हद 5 लाख रुपए करने की तजवीज भी दी सेनेट कमेटी में। इसी तरह से मईशत को दस्तावेजी बनाने में शनाख्ती कार्ड की शर्त अहमियत की हामल है। इस हवाले से चेयरपर्सन FPR नशीन यूसुफ ने जो है वो कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग भी दी और बताया कि अब तक रवा माली साल में तकरीबन 3700 अरब रुपए तक का टैक्स जो है वो इकट्ठा हो चुका है। मकामी टैक्स में 27% इजाफा हुआ है, जो कि FPR की 10 साल तारीख में अभी तक नहीं हुआ। इसके साथ साथ FPR हुकाम ने कायमा कमेटी बराए खजाना को ये भी बताया कि कोरोना की वजह से मईशत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। GDP का 19% रिटेल सेक्टर है जो सिर्फ 3% टैक्स देता है। चेयरपर्सन FPR नशीन यूसुफ ने कायमा कमेटी बराए खजाना को जो है वो ब्रीफिंग में बताया है। इसके साथ साथ सिर्फ मुल्क में 32 लाख मर्चेंट सारिफीन में से 3.5 लाख रजिस्टर्ड हैं। टोटल 18,037 सारिफीन जो है वो FPR के पास रजिस्टर्ड हैं। सेल्स टैक्स कवानीन के तहत 37 सारिफीन को रजिस्टर किया जाएगा। FPR हुकाम ने कायमा कमेटी बराए खजाना को यकीन दहानी कराई है। इसके साथ साथ बिजली की तकसीम कार कंपनियों से सारिफीन का डाटा हासिल किया जाएगा। FPR हुकाम की जानब से यह भी बताया गया है। तमाम तजावीज को जेर गौर लाने के बाद कायमा कमेटी बराए खजाना ने इजलास को जो है वो इन्हीं तजावीज पे दोबारा जो है वो अगले इजलास तक मौखर कर दिया है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि कायमा कमेटी बराए खजाना के पहले इजलास में जो है वो आइंदा माली साल के लिए कस्टम्स एक्ट 1968 में जो है वो शिकवा तरामीम का जायजा भी लिया गया और फिर कस्टम एक्ट में बैरून मुल्क सफर करने वाले मुसाफिर की तलाशी पर किसी भी चीज की बरामदगी को स्मगलिंग की जो तजवीज दी गई थी FPR की जानब से उसे मुस्तरद भी कर दिया गया कायमा कमेटी की जानब से। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के फैलाव में तशवीशनाक हद तक इजाफे के बाद जिले इंतजामिया की जानिब से I8 और I10 मरकज को भी आज रात 12 बजे से सील कर दिया जाएगा।
इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अलमदार बलूच से, जो इस वक्त I-8 सेक्टर में मौजूद हैं। जी अलमदार। जी बिल्कुल, विफाकी दरअल-हुकूमत में कोरोना के फैलाव के बायस जो है ज़िली इंतज़ामिया जो है वो हमें मुतहरिक नज़र आ रही है और इस कोरोना की वबा को फैलने से रोकने के लिए जो है इक़दाम किए जा रहे हैं। G923 और जो कराची कंपनी का मरकज़ है उसे पहले सील किया गया ताकि कोरोना को फैलने से जो है वो रोका जाए। इसके साथ साथ मज़ीद जो है वो केसेज जब इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में सामने आए जिनमें I-10 है, I-8 है, तो उसके बाद अब जो है वो इंतज़ामिया की तरफ से फैसला किया गया है कि I-10-2-1 और मरकज़ और इसी तरह I-8-3-4 और मरकज़ जो है उसको जो है वो आज रात 12 बजे के बाद जो है वो सील किया जा रहा है। इस वक्त हम जो है I-8-4 में मौजूद हैं, जो कि मेन रोड जो पॉइंट है IGP रोड का जो मेन पॉइंट है फैज़ाबाद से I-8-4 की तरफ जो रास्ता आता है वहाँ यहाँ पर हम मौजूद हैं। ये वो पॉइंट है, यहाँ से भी सील किया जाएगा। I-8-3 और 4 के जो है सेक्टर को और मरकज़ जो है वो भी सील किया जाएगा। इसी तरह जो I-8-1 और 2 है उसको भी और उसके मरकज़ को भी जो है वो सील किया जाएगा ताकि जो है वो जो केसेस सामने आए हैं उनको मजीद जो है वो ना बढ़े और कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। इस हवाले से जो बहुत शुक्रिया अलमदार बलोच, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वजीर आजम कराची में सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे हैं। जितनी आप पावर डिवॉल्व करते हैं नीचे, यानी सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटीज होती हैं, उतना वो सिस्टम कामयाब चलता है। आप कोई भी दुनिया के अच्छे गवर्नेंस के मॉडल्स ले लें, मसलन आप स्विट्ज़रलैंड का बेहतरीन समझा जाता है। वो छोटा सा स्विट्ज़रलैंड के अंदर 25 कैंटोन हैं, मसलन ऑलमोस्ट सूबे की हैसियत, बिल्कुल अपने फैसले वो करते हैं, इख्तियारात उनके पास हैं। वो टैक्स कलेक्शन अपनी इकट्ठी करके तो वो फिर सेंटर को पहुँचाते हैं और वो बड़ा कामयाब मॉडल है। वो कामयाब मॉडल हमेशा होगा जितनी आप गवर्नेंस आवाम के पास ले जाएंगे उतना आवाम बेहतर फैसले करती है कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। जितनी आप सेंट्रलाइज रखेंगे, आवाम से दूर फैसले रखेंगे, वो फैसले गलत होते हैं। पहले तो मैं आपको ये चीज़ कहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर मैं सबसे ज़्यादा एडवोकेट हूँ डेवोल्यूशन का, कि पावर नीचे तक जाए। मैं अब से नहीं, आप मेरी 24 साल पहले से भी देख लें कि मैं हमेशा ये कहता गया हूँ। हमारा अलमिया क्या हुआ कि हमारा पहले तो सेंट्रलाइज सिस्टम था, सारी पावर फेडरेशन के पास थी। उसके बाद 18th अमेंडमेंट में फेडरेशन से चली गई सूबों में, लेकिन सूबों से नीचे जो जाना चाहिए था लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, जो बेसिकली एक तीसरा टियर होता है, बुनियाद होती है गुड गवर्नेंस की, कोई वहाँ नीचे पावर नहीं गई। आज आपके कराची के सारे प्रॉब्लम्स अगर आप चले जाएं तो क्योंकि पावर डिवॉल्व नहीं हुई, फैसले कहीं और हो रहे हैं। अगर एक पार्टी का पावर बेस कुछ और है तो वो उसी को केटर करती है। उसी तरह पंजाब के अंदर कभी पावर नीचे तक नहीं गई। जो पहली अगर आप देखें कि जनरल मुशर्रफ के दौर में भी जो पावर नीचे गई थी, वो भी बाद में जैसी 2008 के बाद ये गवर्नमेंट्स आई, पीपल्स पार्टी नून लीग, इन्होंने वो पावर्स ले ली। और जो 2013 में जो कि किसी सूबे ने पावर डिवॉल्व की थी और पहली दफ़ा विलेज काउंसिल्स को एम्पावर किया था, वो PTI की गवर्नमेंट पख्तूनख्वा में थी, और वो बहुत बड़ी वजह थी कि वो जो सूबा कभी दूसरे को दूसरी बारी नहीं देता था, उसने 2/3 अक्सरियत से एक कोलिशन गवर्नमेंट हमें उन्होंने जिताया। उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि एम्पावर हो गए थे नीचे विलेज काउंसिल्स। अब जो हम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेके आ रहे हैं और इंशाल्लाह अब इलेक्शन होगी, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान की तारीख का बेहतरीन लोकल